लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 टू 1793। वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मेरा नाम है आदेश सिंह। दोस्तों, हमने अपनी पिछली वीडियो में फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वॉरेन हेस्टिंग्स के बारे में डिस्कस किया था। आज हम इसी सीरीज को आगे ले जाते हुए नेक्स्ट गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में जानेंगे। लॉर्ड कॉर्नवालिस को लोग अक्सर याद करते हैं अमेरिकन रेवोल्यूशन के समय उनकी हार के लिए। 28 सितंबर से 19 अक्टूबर 1781 के बीच यॉर्कटाउन वर्जीनिया में अमेरिकन रेवोल्यूशन के लास्ट इंपॉर्टेंट कैंपेन में उन्हें अमेरिकन रेवोल्यूशनरीज ने हरा दिया था। लेकिन उनकी लाइफ के बेस्ट ईयर्स का आना तो अभी बाकी था, जो वो इंडिया में गवर्नर जनरल बनने के बाद जीते हैं। वैसे तो वॉरेन हेस्टिंग्स के बाद सर जॉन मैकफर्सन फरवरी 1785 से सितंबर 1786 तक बंगाल के एक्टिंग गवर्नर रहे थे, लेकिन उनके इस शॉर्ट टाइम पीरियड में कोई इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट देखने को नहीं मिलता। इसलिए हम डायरेक्ट लॉर्ड कॉर्नवालिस के पीरियड की तरफ चलते हैं। इंट्रोडक्शन। दोस्तों, लॉर्ड कॉर्नवालिस को 1786 में बंगाल प्रेसिडेंसी का गवर्नर जनरल अपॉइंट किया जाता है। इसके साथ ही उन्हें ब्रिटिश इंडिया के कमांडर इन चीफ की पोस्ट भी दी जाती है। इसका मतलब हुआ कि लॉर्ड कॉर्नवालिस के पास हाईएस्ट सिविल अथॉरिटी के साथ साथ हाईएस्ट मिलिट्री अथॉरिटी की पावर भी आ गई थी। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने उन्हें टास्क दिया था कि वो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को रीऑर्गेनाइज करें और साथ ही लैंड रेवेन्यू की समस्या का भी कुछ समाधान निकाले। लॉर्ड कॉर्नवालिस अपने प्रीडिसेसर वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा इस्टेब्लिश किए गए सिस्टम्स को और इम्प्रूव करते हैं और इंडिया में एडमिनिस्ट्रेशन का एक ऐसा सुपरस्ट्रक्चर तैयार करते हैं जो यहां 1858 तक चलता है। तो आइए एक एक करके लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा किए गए रिफॉर्म्स को समझते हैं। जुडिशियल रिफॉर्म्स। वॉरेन हेस्टिंग्स ने जो जुडिशियल सिस्टम इस्टेब्लिश किया था, कॉर्नवालिस उसमें कुछ चेंजेस करते हैं। जैसे कि 1787 में वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को फिर से दीवानी अदालत का जज बना देते हैं। इससे पहले वॉरेन हेस्टिंग्स ने 1774 में कलेक्टर्स की जुडिशियल पावर्स को खत्म कर दिया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस न सिर्फ कलेक्टर्स की जुडिशियल पावर्स को रिस्टोर करते हैं, बल्कि उन्हें पहले से भी ज्यादा मैजिस्टेरियल पावर्स दे देते हैं। दूसरा रिफॉर्म 1790 से 92 के पीरियड में क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन की फील्ड में इंट्रोड्यूस होता है। डिस्ट्रिक्ट फौजदारी अदालत को अबॉलिश करके उनकी जगह 4 सर्किट कोर्ट्स बनाई जाती हैं। इनमें से 3 बंगाल में थीं और एक बिहार में। और इन सर्किट कोर्ट्स में यूरोपियन ऑफिसर्स को ही जज अपॉइंट किया जाता है और इनको असिस्ट करते थे काजीज और मुफ्तीज। इससे पहले फौजदारी अदालत में इंडियंस को ही जज अपॉइंट किया जाता था। हम कह सकते हैं कि यहां से जुडिशियल सिस्टम में से इंडियंस को अलग करने की शुरुआत हो जाती है। लॉर्ड कॉर्नवालिस का सबसे इंपॉर्टेंट जुडिशियल रिफॉर्म था उनका 1793 का कॉर्नवालिस कोड। इस कोड में उनके सभी रिफॉर्म्स फाइनल शेप लेते हैं और ये प्राइमरीली सेपरेशन ऑफ पावर के प्रिंसिपल पर बेस्ड था। कॉर्नवालिस को रियलाइज होता है कि कलेक्टर्स के हाथ में जुडिशियल पावर्स देना सही डिसीजन नहीं था, क्योंकि जिनके पास रेवेन्यू कलेक्शन की पावर थी वो रेवेन्यू के केसेस को इम्पार्शियली कैसे डिसाइड कर सकते थे। इसलिए कॉर्नवालिस कोड में वो सेपरेशन ऑफ पावर्स के प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं और कलेक्टर्स की सभी जुडिशियल और मैजिस्टेरियल पावर्स को खत्म कर दिया जाता है। सिविल कोर्ट्स को प्रिसाइड करने के लिए डिस्ट्रिक्ट जज नाम से एक नई ऑफिसर क्लास की शुरुआत की जाती है। इसके अलावा कॉर्नवालिस कोर्ट फीस को भी अबॉलिश करते हैं। इस तरह हम कह सकते हैं कि कॉर्नवालिस के जुडिशियल रिफॉर्म्स इक्वालिटी और जस्टिस के वेस्टर्न आइडिया पर बेस्ड थे। इसीलिए रिलीजियस लॉज की जगह कोडिफाइड सेक्युलर लॉ को इंट्रोड्यूस किया जाता है। लेकिन ये एकदम नया सिस्टम था और आम जनता को इसे समझने में काफी दिक्कत होती थी। साथ ही जस्टिस के लिए अब लॉयर्स की जरूरत भी होने लगी थी। इसीलिए एक तरह से जस्टिस अब एक्सपेंसिव हो गई थी और कॉमन मैन की रीच से बाहर भी। दोस्तों, ये तो हुई कॉर्नवालिस के जुडिशियल रिफॉर्म्स की बात। आइए अब उनके पुलिस रिफॉर्म्स को जानते हैं। पुलिस रिफॉर्म्स। जुडिशियल रिफॉर्म्स को सप्लीमेंट करने के लिए पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन में भी कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस किए जाते हैं। सबसे पहले तो लॉर्ड कॉर्नवालिस जमींदार्स की पुलिस पावर्स को खत्म कर देते हैं। उनकी जगह अब डिस्ट्रिक्ट पुलिस का कंट्रोल इंग्लिश मैजिस्ट्रेट्स को दिया जाता है। हर एक डिस्ट्रिक्ट्स को थानाज या पुलिस सर्कल में डिवाइड कर दिया जाता है। एक सर्कल का एरिया लगभग 20 स्क्वायर माइल्स का होता था। थाने का इंचार्ज इंडियन ऑफिसर के पास होता था, जिसे दरोगा कहते थे,
और उन्हें असिस्ट करने के लिए बहुत से कांस्टेबल्स भी होते थे। हम कह सकते हैं कि इंडिया में मॉडर्न पुलिस सिस्टम की शुरुआत यहां से होती है। दोस्तों, जुडिशियल और पुलिस रिफॉर्म्स के साथ ही लॉर्ड कॉर्नवालिस अपने एडमिनिस्ट्रेटिव या सर्विस रिफॉर्म्स के लिए भी जाने जाते हैं। उन्हें फादर ऑफ सिविल सर्विसेज भी कहा जाता है। तो चलिए लॉर्ड कॉर्नवालिस के एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स को डिस्कस करते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। कॉर्नवालिस सबसे पहले कंपनी सर्वेंट्स के द्वारा किए जाने वाले प्राइवेट ट्रेड की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्टेप्स लेते हैं। उनको रियलाइज होता है कि कंपनी के एम्प्लॉइज की सैलरी बहुत कम है और उसको सप्लीमेंट करने के लिए ही वो करप्शन या इलीगल मीन्स का यूज करते हैं। इसलिए वो एम्प्लॉइज की सैलरी रेज कर देते हैं। इसके साथ ही कॉर्नवालिस कंपनी में नेपोटिज्म और पॉलिटिकल फेवरेटिज्म को भी कम करते हैं। वो मेरिट के बेसिस पे अपॉइंटमेंट स्टार्ट करते हैं। यहां तक कि एक बार वो प्रिंस ऑफ वेल्स की रिकमेंडेशन को भी मना कर देते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस इंडिया में सिविल सर्विसेज को कॉवेनेंटेड सिविल सर्विस और अनकॉवेनेंटेड सिविल सर्विस में डिवाइड करते हैं। कॉवेनेंटेड सर्विसेज में इंडियंस को अपॉइंट नहीं किया जाता था। सभी हायर पोस्ट्स अब सिर्फ यूरोपियंस को दी जाती थी। इंडियंस को सिर्फ क्लार्क और पियंस जैसी लोअर पोस्ट ही ऑफर की जाती थी। इससे हमें पता चलता है कि कॉर्नवालिस की पॉलिसी रेसिज्म से प्रभावित थी। लॉर्ड कॉर्नवालिस ही एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी के यूरोपियनाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। यूरोपियनाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। दोस्तों, लॉर्ड कॉर्नवालिस रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के सपोर्टर थे। उनके अकॉर्डिंग तो हर एक इंडियन करप्ट था, इसलिए सभी हायर सर्विसेज को वो सिर्फ यूरोपियंस के लिए रिजर्व कर देते हैं। कॉवेनेंटेड सर्विसेज के दरवाजे भी उन्होंने ही इंडियंस के लिए बंद कर दिए थे। आर्मी में इंडियंस सूबेदार की पोस्ट से आगे नहीं जा सकते थे और सिविल सर्विसेज में मुंसिफ्स या डेप्यूटी कलेक्टर से ऊपर की पोस्ट पर उनका अपॉइंटमेंट नहीं हो सकता था। सोचने वाली बात यह है कि उस समय के इंग्लैंड में भी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज करप्शन से फ्री नहीं थी और कंपनी के सर्वेंट्स की मोरालिटी से तो हम सभी अच्छे से परिचित हैं। फिर भी कॉर्नवालिस सिर्फ इंडियंस को ही करप्ट कहते हैं। हायर सर्विसेज में ऑनेस्टी को इंप्रूव करने के लिए तो उन्होंने उनकी सैलरी को इंक्रीज कर दिया था, लेकिन इंडियन एम्प्लॉइज के लिए उन्होंने कभी सेम मेथड अप्लाई करने की कोशिश भी नहीं की। इससे साफ होता है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस इंडियंस को लेकर काफी ज्यादा प्रेजुडिस्ड थे। उन्होंने ही रेशियलिज्म की पॉलिसी पर ऑफिशियल मोहर भी लगा दी थी और इस रेशियलिज्म की पॉलिसी से एंग्लो इंडियन रिलेशंस ब्रिटिश रूल के आखिरी समय तक ग्रसित रहते हैं। आइए अब लॉर्ड कॉर्नवालिस के नेक्स्ट रिफॉर्म्स यानी कि कमर्शियल रिफॉर्म्स को डिस्कस कर लेते हैं। कमर्शियल रिफॉर्म्स। दोस्तों, जब कॉर्नवालिस इंडिया आते हैं तो देखते हैं कि कमर्शियल डिपार्टमेंट में करप्शन फैला हुआ है। कंपनी के खुद के गुड्स तो यूरोप में कई बार घाटे में बेचे जा रहे थे, लेकिन कंपनी के सर्वेंट्स जो गुड्स खुद यूरोप भेजते थे अपने प्राइवेट ट्रेड के लिए, उन्हें काफी मुनाफा हो रहा था। 1774 में कलकत्ता में बोर्ड ऑफ ट्रेड एस्टैब्लिश किया गया था और तभी से कंपनी अपने गुड्स यूरोपियन और इंडियन कॉन्ट्रैक्टर्स के थ्रू प्रोक्योर करती थी। ये कॉन्ट्रैक्टर्स यूजुअली गुड्स को हाई प्राइसेस पर सप्लाई करते थे और साथ ही इनकी क्वालिटी भी इंफीरियर होती थी। बोर्ड के मेंबर्स कॉन्ट्रैक्टर्स पर एक्शन लेने की जगह ब्राइब और कमीशन एक्सेप्ट करके उनका ही साथ दे रहे थे। इसलिए कॉर्नवालिस बोर्ड ऑफ ट्रेड की स्ट्रेंथ 11 से कम करके 5 मेंबर्स की कर देते हैं। इसके साथ ही कॉन्ट्रैक्ट्स के थ्रू प्रोक्योरमेंट का मेथड खत्म कर दिया जाता है और इसकी जगह अब कमर्शियल रेजिडेंट्स और एजेंट्स के थ्रू सप्लाई के मेथड को अपना लिया जाता है। ये कमर्शियल रेजिडेंट्स मैन्युफैक्चरर्स को एडवांस देकर प्राइस सेटल कर लेते थे, जिससे कंपनी को सस्ते रेट पर सप्लाई मिलने लगी। इस तरह लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कमर्शियल डिपार्टमेंट की फंक्शनिंग को इंप्रूव किया। दोस्तों, आइए अब हम कॉर्नवालिस के सबसे इंपॉर्टेंट रिफॉर्म यानी कि उनके रेवेन्यू रिफॉर्म्स को समझते हैं। रेवेन्यू रिफॉर्म्स एंड परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल। लैंड रेवेन्यू सिस्टम में सुधार लाना कॉर्नवालिस का सबसे बड़ा कंसर्न था। वॉरेन हेस्टिंग्स के 5 ईयर और 1 ईयर सेटलमेंट जो बिडिंग सिस्टम पर बेस्ड थे, फेल हो चुके थे। कंपनी को टाइम पे रेवेन्यू नहीं मिल पाता था और उसकी अमाउंट भी फिक्स नहीं थी। इसके साथ ही वॉरेन हेस्टिंग्स के बिडिंग सिस्टम की वजह से कल्टीवेटर्स भी परेशान थे। इन सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कॉर्नवालिस 1793 में बंगाल में परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस करते हैं। इस सिस्टम के अकॉर्डिंग जमींदार्स को लैंड ओनर माना गया और उनके साथ 1790 में 10 साल का सेटलमेंट किया जाता है, जिसे 1793 में परमानेंट कर दिया जाता है।
जमींदार्स को लैंड में हेरेडिटरी राइट्स मिल गए, मतलब उनके बाद जमींदारी उनके ही सक्सेसर्स को ट्रांसफर हो जाएगी। सेटलमेंट के अकॉर्डिंग टोटल रेवेन्यू का 89% शेयर कंपनी का होगा और 11% जमींदार्स अपने पास रख सकते हैं। इसमें परमानेंट का मतलब था कि लैंड रेवेन्यू का अमाउंट हमेशा के लिए फिक्स कर दिया गया था। ये अमाउंट लैंड का सर्वे करके उसकी प्रोडक्टिविटी और पास्ट के रेवेन्यू रिकॉर्ड्स के बेसिस पर फिक्स किया जाना था। यानी कि अब रेगुलर बेसिस पर लैंड रेवेन्यू की डिमांड चेंज नहीं की जाएगी और अमाउंट को बिडिंग से भी डिसाइड नहीं किया जाएगा। परमानेंट सेटलमेंट करने के पीछे कंपनी का मोटिव था कि उन्हें रेगुलर और फिक्स रेवेन्यू मिलता रहे। इसके साथ ही कॉर्नवालिस का विचार था कि क्योंकि जमींदार जब लैंड ओनर्स थे और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने में उनका अपना फायदा था, तो वो लैंड में इन्वेस्ट करेंगे। साथ ही कल्टीवेटर्स पर भी बिडिंग सिस्टम के जैसे एक्सेसिव रेवेन्यू का प्रेशर नहीं आएगा। एक तरह से लॉर्ड कॉर्नवालिस इंडिया के जमींदार्स को इंग्लैंड के लैंडलॉर्ड्स वाला रोल देना चाहते थे। इस सेटलमेंट का एक फीचर सनसेट क्लॉज भी था। इसका मतलब होता है कि जमींदार्स को फिक्स डेट पर शाम होने से पहले रेवेन्यू डिपॉजिट करना होता था। अगर वो ऐसा नहीं करते थे तो उनके जमींदारी राइट्स को नीलाम कर दिया जाता था। हम कह सकते हैं कि परमानेंट सेटलमेंट के पीछे इंटेंशन तो अच्छी थी, लेकिन फिर भी इसमें बहुत सी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम थी कि लैंड रेवेन्यू के अमाउंट का रेट बहुत हाई रखा गया था। क्योंकि कंपनी परमानेंट तौर पर रेट फिक्स कर रही थी, इसलिए उनकी कोशिश थी कि ज्यादा से ज्यादा रेट रखा जाए। इससे होता यह है कि जमींदार्स इतना रेवेन्यू कलेक्ट नहीं कर पाते थे और सनसेट क्लॉज के तहत उनकी जमींदारी भी चली जाती थी। इसके साथ ही जमींदार्स ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए कल्टीवेटर्स को बहुत ज्यादा हरास भी करने लगते हैं। जमींदार्स को लॉन्ग टर्म के लिए लैंड में इन्वेस्ट करने का कोई इंसेंटिव भी इस सिस्टम में नहीं था। परमानेंट सेटलमेंट एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म के फिनोमेना को भी जन्म देता है। एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म कहते हैं जब लैंड ओनर अपनी लैंड होल्डिंग के पास न रहकर कहीं दूर रहने लगता है, जैसे कि इस केस में लैंडलॉर्ड्स सिटी में रहने लग जाते हैं। इस सेटलमेंट की वजह से ही पहली बार पेजेंट्स लैंड पर अपने राइट्स खो देते हैं और टेनेंट्स एट विल बन जाते हैं। हम कह सकते हैं कि परमानेंट सेटलमेंट भी लैंड रेवेन्यू का परमानेंट सॉल्यूशन नहीं दे पाता और आगे जाकर ब्रिटिशर्स बाकी प्रोविंसेस में रियोतवाड़ी और महालवाड़ी जैसे लैंड रेवेन्यू सिस्टम्स इंट्रोड्यूस करते हैं। दोस्तों, ये तो बात हुई लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा इंट्रोड्यूस्ड रिफॉर्म्स की। आइए अब उनके टाइम पीरियड के कुछ और इवेंट्स को भी जान लेते हैं। अदर इंपॉर्टेंट इवेंट्स। दोस्तों, लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम में ही 1790 में थर्ड एंग्लो माइसोर वॉर भी हुआ था। इसमें कॉर्नवालिस ने टीपू सुल्तान को हराकर उनके साथ 1792 में ट्रीटी ऑफ श्रीरंगापट्टनम साइन की थी। एंग्लो माइसोर वॉर्स को हम अपनी वीडियो में पहले ही कवर कर चुके हैं। डिटेल में समझने के लिए आप वो वीडियो रेफर कर सकते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम में ही 1791 में बनारस में संस्कृत कॉलेज स्टार्ट किया गया था, जिसके फाउंडर जॉनथन डंकन थे। कंक्लूजन। दोस्तों, लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से 1793 तक गवर्नर जनरल की पोस्ट पर रहते हैं, लेकिन इसके साथ ही ये पहले ऐसे गवर्नर जनरल भी थे जिन्हें इस पोस्ट पर फिर से अपॉइंट किया जाता है। जनवरी 1805 में एक बार फिर से लॉर्ड कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल अपॉइंट होते हैं, लेकिन उनका सेकेंड टर्म अनइवेंटफुल रहता है क्योंकि अक्टूबर 1805 में इलनेस की वजह से प्रेजेंट यूपी के गाजीपुर में उनकी मृत्यु हो जाती है। लॉर्ड कॉर्नवालिस को गाजीपुर में ही बैरी किया गया था और आज भी यहां उनका मौसोलियम मौजूद है। तो दोस्तों, हमने एक और इंपॉर्टेंट ब्रिटिश गवर्नर को भी कवर कर लिया है। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में अगले इंपॉर्टेंट गवर्नर लॉर्ड वेलेस्ली के बारे में डिस्कस करेंगे।